वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आज हम आपके लिए एक मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू लेके आए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने इनके लिए ख़ास तौर पे कहा था कि जी इनका इंटरव्यू लाजमी करना है। तो आज उन सब के लिए जो है खुशी की बात है कि आज शाहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे हम मुलाकात करेंगे और कुछ जो आप लोगों के सवाल आते हैं वो भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मैं जो बेसिक और बुनियादी सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में लिखी गई हैं, बोली गई हैं। आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि शहीर सियालवी कौन है? उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो हम लोग एक आम से लोग हैं, एक नज़रिए की जदोजहद में उसकी जंग लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का क्या है, वो आपको कोई भी ठप्पा लगा देते हैं। कोई किसका एजेंट बताता है, कोई किसका टाउट बताता है, कोई मज़हब का ठप्पा लगा देता है, कोई सियासत का ठप्पा लगा देता है। लोग करते रहे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि दीगर दानाए राज आयत न आयत, ये फ़कीर बाज आयत के ना आयत के दोबारा इतने दाना अक्लमंद लोग आए ना आए ये मुझे नहीं पता। ये फ़कीर बार बार नहीं आते। आपने अपनी अजान देनी है और अपना काम करना है। ये इस पे डिपेंड नहीं करना कि कौन रास्ते में आके आपके राह में रुकावटें हाइल कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ तक हमने भी इंटरनेट के ऊपर पढ़ा है और बाकी भी जो लोगों के बारे में, लोगों ने आपके बारे में जो राय दी है कि आप बेसिकली एक स्टूडेंट लीडर थे। तो स्टूडेंट लीडर से आप जो अमली सियासत है उसकी तरफ कैसे आए हैं, उसके पीछे क्या सोच कार फरमाया? सर, हमने देखा है कि हमारे बेचारे नौजवान खान मलिक चौधरी के नारे लगा रहे हैं। पहले भुट्टो के नारे, फिर उनकी साहिबजादी के नारे, फिर उनकी साहिबजादी या वो जो भी है उनके नारे। मतलब पहले मियाँ साहब के नारे, फिर उनके बच्चों के नारे, फिर उनके बच्चे अभी तैयार हो चुके हैं। ये क्या फ्रॉड लगाया हुआ है कौम के साथ। मतलब हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इतने गए गुजरे हैं कि भाई एक पीएचडी करने वाला लड़का एक अंडर मैट्रिक नवाब के गिटों में क्यों बैठा हुआ है? एक पढ़ा लिखा आदमी एक जाहिल के पीछे क्यों चल रहा है? एक पढ़ा लिखा आदमी जो पाकिस्तान का दर्द रखता है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है बेचारे के पास। तो एक कोई चोर के पीछे चल रहा है, कोई डाकू के पीछे चल रहा है, कोई शराबी के पीछे चल रहा है, कोई जानी के पीछे चल रहा है, कोई किसके पीछे चल रहा है। तो हमने कहा इन चीज़ों को छोड़ें। हमने तो फैसला किया कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई नवाब वडेरा अगर बदमाशी करता है तो मुझे बताओ, हम उसके हारी, उसके मजदूर, उसके मज़ारे के बच्चे को उसके मुकाबले में खड़ा करके तुम्हें दिखाएंगे। वो नवाब जीत भी जाता है तो वो कहेंगे किससे जीता है, शर्म के मारे बताएगा नहीं जितनी वो फिरौनियत में होता है। अब हम लोग नौजवानों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला 22,000 नौजवानों को हम लोग टिकट दे रहे हैं। अपनी पार्टी हमारी अनाउंस हो जाएगी महीने तक इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि पढ़े लिखे नौजवान जब आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी जो इंशाल्लाह। स्टेट यूथ पार्लियामेंट है उसको बनाने का क्या ख्याल आया और उसके पीछे क्या नज़रिया था? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप नौजवानों के लीडर भी हैं। तो बहुत सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे इब्रार हक ने बनाई थी, और बहुत सारे इस तरह की वो कैबिनेट्स और ये असल में जितनी असम्बलीज भी इस बनाई तरह गई की हैं। यूथ पार्लियामेंट्स या बाकी बनी थी, ये सिर्फ इनका काम होता था जाके गवर्नर से मीटिंग करना, एक ही किस्म की टाइयाँ बेल्टा पहन के, वो सेल्फी बना के फीलिंग ब्लेस्ड के स्टेटस लगाना। फिर जनाब चले गए फलां सफ़ीर से मुलाकात होगी फीलिंग ब्लेस्ड, फिर जनाब चले गए मिनिस्टर से मुलाकात होगी फीलिंग ब्लेस्ड। फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। मतलब वो हमने कहा भी तुम खुद लीडर हो, मेन स्ट्रीम में आओ। साल में 4 धरने तो हमने इस्लामाबाद में दिए, औरत मार्च पे पाबंदी लगवा के उठे। फ्रेंच एम्बेसडर के मामले में हम लोगों ने ओआईसी का इजलास बुलवाया, बजाय इसके कि पुलिस से लड़ते, बजाय इसके कि दंगे फसाद करते। बड़ा लॉजिकली कन्विंस किया अपने इदारों को, स्टेक होल्डर्स को, पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये मामला इट्स नॉट द मैटर ऑफ एनी मौलवी, इट्स द मैटर ऑफ एंटायर मुस्लिम उम्मा। तो आप लोगों को इस तरह का काम करें जिससे पाकिस्तान अच्छे मायनों में, हकीकी मायनों में नुमाइंदगी कर सके। तो हमने ये जो पावर्स थी, बजाय इसके कि वो गवर्नर के पास जाते, हमारे तो स्टूडेंट लीडर्स के साथ खुद लोग आके अभी सेल्फीज बना रहे हैं। हमने कहा क्यों उनके पीछे जा रहे हो, वोट मिल जाता है। तो हमने कहा आप खुद मेन स्ट्रीम में आए, और उसी पे फिर हमने ये फैसला किया कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म नौजवानों को देंगे जहाँ वो क़यादत करें, जहाँ पर कायदे आज़म को फॉलो करने वाले लोग क़यादत करें, भुट्टो मियाँ और ये ख़ान को फॉलो करने वाले लोग ना हों, पाकिस्तानी हों, धड़ेबाज ना हों, फ़िरका परस्त ना हों,
हर दूसरे पे अपना मंजन बेचने के लिए हर दूसरे पे फतवे लगाने वाले ना हो। मेन स्ट्रीम में जो वाकई इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और पढ़े लिखे, जिनका रोजी रोटी इस पे ना होगे फलाने पे फतवा लगा देंगे जनाब मुरीद बढ़ जाएंगे, नो, इस तरह की हरकतें नहीं कि जनाब वो फलानी हरकत कर देंगे वो सस्ती शोहरत के लिए तो जनाब हो जाएगा। सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, अपनी नौकरियां करते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपनी तनख्वाह मुझे जो मिलती है उसी से अपनी गाड़ी का डीजल शीजल बर्दाश्त करता हूँ और उस तरह चल रहा हूँ। रोज़ी रोटी हमने इस पर नहीं लगाई कि खिताब करने जाएंगे तो 40,000 रुपये लेके आएंगे। ये ड्रामेबाजी हैं, सारी दुकानदारी हैं। तो ये जब तक ये दुकानदारी वाले निज़ाम से निकल के आप लोग प्रैक्टिकली फॉर द सेक ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स में नहीं आते तो पाकिस्तान इसी तरीके से ट्रक की बत्ती के पीछे इस कौम को लगाए रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो स्टेट यूथ पार्लियामेंट है उसी को कन्वर्ट करके पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं आप? स्टेट यूथ पार्लियामेंट विल रिमेन एज अ स्टेट यूथ पार्लियामेंट ही उसका यूथ विंग होगा जो बड़ा एक किस्म के टेक्नोक्रेट्स का, नौजवानों के टेक्नोक्रेट्स का एक ग्रुप होगा जो सेमिनार्स कराएगा, सारा कुछ करेगा। इसमें जो तरबियत याफ्ता लोग सियासत में आना चाहते हैं वो सियासत में आ जाएंगे। बाकी हमारे पास अल्लामा इकबाल सर सैयद की फैमिली से इंशाल्लाह बहुत हीरे नुमा शख्सियात आएंगी पॉलिटिकल पार्टी में। कई साबिक ऐसे आर्मी ऑफिसर्स जो अच्छे मर्तबे पर रहे, जिन्होंने खिदमात की और जिन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को तोड़ा, उनकी फैमिली से आप कुछ लोगों को देखेंगे इंशाल्लाह। और बड़े इनकलाबी शुअरा जो बड़े बड़े फिरौनों के सामने डट खड़े हुए थे, उनके साहिबजादियों और साहिबजादों को आप देखेंगे। बड़े बड़े शहदा की फैमिली से लोगों को आप देखेंगे। यानी कि पाकिस्तान की हकीकी वारिसों की जमात इंशाल्लाह आने वाली है। ये अब मैं इसको इल्ज़ाम कहूँ या जो भी आप इसको समझें कि कहा जाता है कि आपका ताल्लुक़ फ़ौज से है या बैकग्राउंड से, मतलब आपका फ़ौज से है, तो आपको एक स्टूडेंट लीडर थे तो आपको अदारों ने बना दिया जी, आपको इतना बड़ा कर दिया है कि आप मीडिया पे भी हैं और इंटरनेशनली भी लोगों को एक हाइप क्रिएट की है आपके बारे में। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको किस कर्नल ने कॉल किया कि आके इंटरव्यू लें? सही किसी ने की है? नहीं। आप ये देखें, आप अगर मेरी गाड़ी बाहर देखें तो 2008 मॉडल की है और वो सारी एक्सीडेंटेड है, दोबारा रिपेयर हुई है। वो जो भी इदारा है उसे कहें यार मुझे नई गाड़ी लेके दे दे, अगर इतना ही है। ये दफ्तर बने हुए ऐसे 3-4 महीने में, इससे पहले थड़े पे हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी, ये भी किराए का ही दफ्तर है। बात ये है कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है और लेट से मैं मान लेता हूँ इनकी बात को कि एजेंसियों के बंदे हैं। कौन सी एजेंसी, रॉ है या एनडीएस है या सीआईए या आईएसआई, ये बता दें पहले। अगर तो है जनाब हमारे मुल्क की एजेंसी तो आपको खुशी होनी चाहिए। एजेंसियां हमारी वो इंडिया के लिए काम तो नहीं कर रही ना, पाकिस्तान के लिए कर रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये सब ढकोसला होता है। किसी को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो लोग ये इल्ज़ाम लगा दें एजेंसियां तो मुंडे ने जनाब, वो जिन्हें पता नहीं होता एजेंसी तो स्पेलिंग नहीं आते होते हैं, वो इंज गला करना शुरू हो जाते हैं। कोई जिनका दुनिया जहान में काम नहीं होता वो आके वो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है। एजेंसियां के बंदे होते तो जनाब मुझ पे 4th शेड्यूल लगा हुआ है, 6-7 महीने के बाद मेरा 4th शेड्यूल ख़त्म हुआ। मेरा पाकिस्तान की नेशनैलिटी, ये जो झंडा मैं हर जगह लगा के फिर रहा होता हूँ, ये झंडे इसकी शनाख्त मुझसे छीन ली गई थी। आईडी कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया था, ईसीएल में मेरा नाम डला रहा 7 महीने। ये जो चोर हैं मुल्क का ख़जाना लूट के बाहर दफ़ा हुए हैं, उनका नाम ईसीएल में नहीं था, मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया। पासपोर्ट मेरा सीज़ कर दिया गया, बैंक अकाउंट मेरे सारे सीज़ कर दिए गए। फिर मैं अपने गांव से सामने वाले गांव में भी अगर जाऊं तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन। तो अगर एजेंसियों के ही बंदे होते तो ये कुछ ना होता। हम लोग सारे सेल्फ मेड लोग हैं, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर प्राउड ऑफ इट। ये भी बताएं कि आप बहुत ओपनली, मतलब जैसे इस्लाम हो गया, नज़रिया पाकिस्तान हो गया, या नमूस रसालत जैसा जो हसास मामला है उस पर आप बहुत खुल के बात करते हैं, तो वो क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों की सज़ा के तौर पे आप पे मुकदमात किए जा रहे हैं, आपको जेल में डाला जा रहा है, आपको एक प्रेशराइज किया जा रहा है? हाँ, तो और क्या बचा है। मुल्क दुश्मन लोग सिर्फ बाहर तो नहीं बैठे हुए, कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के दुश्मन हैं, सिस्टम में घुस चुके हैं, कई जगहों पे घुस चुके हैं। उनकी साजिशें चलती रहती हैं, ख़ासकर इन कादियानी हरामजादों की साजिशें चलती रहती हैं, जो नाम चेंज करके, मज़हब चेंज करके, मुख्तलिफ मकाते पे फ़िक्र का खुद को शो करके घुसे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं।
और हमें वी हैव टू फेस दोज थिंग्स। ज़ाहिर है ये इतना आसान होता तो हर बंदा ये काम कर रहा होता। लेकिन खैर देखें, जहाँ पर आपके अगेंस्ट लॉबीज काम कर रही होती हैं वहीं पे आपकी फेवर में भी कई ऐसे लोग निकल आते हैं कि आपके वहम गुमान में नहीं होता। आज तक कभी सुना है पुलिस ने किसी को पैसे दिए हों? नहीं। मैं जब जेल में जा रहा था ना, मस्जिद वज़ीर खान वाले केस में, जो पुलिस वाले मुझे जेल छोड़ने जा रहे थे उनमें से एक ने मुझे 500 रुपये दिए थे कि यार कल परसों तक क्या पता तुम्हारी बेल हो जाए, कि केस इतना मजबूत नहीं है, सारा फ्रॉड ही तो किया है इन लोगों ने, हुकूमत वालों ने, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कोई नहीं है तो कोई बोतल शोतल या कोई वो चिप्स चिप्स मंगवाने होते हैं, पैसे ले लो यार, हमें पता है कि तुम अच्छे आदमी हो, हमारे बच्चे तुम्हें सुनते हैं। तो देखिए, जहाँ पर आपके अगेंस्ट लोग होते हैं वहाँ आपके फेवर में भी लोग होते हैं। अब उसके उस 500 रुपये से ना मेरा कुछ बनना था ना उसका कुछ जाना था, लेकिन मेरा खून तो बढ़ गया था ना। कि जो अभी करंट पॉलिटिकल सेटअप है वो आपके ख्याल में कोई जो मौजूदा सूरत हाल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि इकॉनमी मुल्क की ख़त्म हो रही है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई है, इंतशार है मुल्क के अंदर, मजहबी बेरोजगारी, जुनूनियत आ गई है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो अभी उनके कोई साल दो बच गए हैं उसमें कोई मुल्क की हालत बेहतर होने के इम्कानात बाकी हैं? फवाद चौधरियों को साथ मिलाएंगे तो फिर तो नहीं होंगे, किसी अच्छे सेंसिबल आदमी को मिलाएंगे, सियासतदान, अच्छे सुलझे हुए सियासतदान को मिलाएंगे तो खान एक बहुत कामयाब वज़ीर आज़म बन सकता है, अगले 1 साल के लिए बन सकता है। लेकिन इसको सिंसियर लोग नहीं मिले, इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर्स मिले हैं माजरत के साथ, और इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर्स गंद फैला सकते हैं, गंद को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं एक इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर से टेबल साफ़ करना चाहूँ ना तो मैं उसे मज़ीद गंदा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग हुकूमत के निज़ाम को मज़ीद गंदा कर सकते हैं, साफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बताएं कि जो अभी मुल्क के अंदर अभी रिसेंटली बहुत सारे वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी रिसेंटली जो हुआ है श्रीलंका के हवाले से, आप इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ज़रा। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली कहता हूँ, बिल्कुल किसी शदो मत के बगैर, सियालकोट में जो हुआ गैर मशरूत आपको मजम्मत करनी चाहिए, आए बाएँ शाएँ किए बगैर। एक बंदा अपने ज़ाती अनाद को लेके या किसी ज़ाती गेन को लेके या पब्लिसिटी स्टंट को लेके अगर नामूस रिसालत के मामले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है और किसी पे खामखा का ठप्पा लेबल लगा के गुस्ताख का और उसे इस तरीके से कत्ल करता है, तो वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ज़्यादती कर रहा है हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क का इमेज ख़राब कर रहा है, हमारे इस्लाम का इमेज ख़राब कर रहा है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दीन बिल्कुल भी नहीं है। जो हरकतें इन मस्खरों ने की थी और उसके फ़ौरन बाद 3-4 घंटों के अंदर जिन मस्खरों ने फ़ौरन ये चीज़ें वायरल करवा दी, वो गुस्ताख मारा गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, भाई उल्लू के पट्ठो, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ दीन को। आज कितना इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा मुस्तकबिल में कादियानी उठाना शुरू कर देंगे, कितना नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस पर उठाना शुरू कर देंगी, FATF की मद में, IMF के कर्ज़ों की मद में, इंटरनेशनल प्रेशर की मद में, कितना इसका नाजायज़ फ़ायदा वो लोग उठाना शुरू कर देंगे जो 295C के कानून को ख़त्म करवाना चाहते हैं। कितना बड़ा ये, मैं नहीं कहता कि गलती या ब्लंडर है, इन लोगों ने, मैं समझता हूँ पूरे कौम के साथ ज़्यादती की, उन लोगों के साथ ज्यादती की जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया था। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। कोई बंदा गलत ठप्पा किसी पे गुस्ताख वाला लगाता है तो जो गुस्ताख की सज़ा होती है ना पाकिस्तान के आइन और कानून में, अगर वो गलत साबित हो जाए ठप्पा तो वो उसी बंदे को दो वो सज़ा कि निशान इबरत बनाओ, उसे वही सज़ा दो, कैपिटल पनिशमेंट दो, ताकि कोई इस तरह की हरकत ना करे जिससे इस्लाम का इमेज ख़राब हो, जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो, जिससे नज़रियाती लोगों का इमेज ख़राब हो। और दूसरी चीज़, हमारे इधर इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान में जब CPEC बन रहा है तो एक तरफ आपके बलूचिस्तान को, दूसरी तरफ आपके गवादर को एक्सप्लॉइट करने के लिए रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को हवा देने की कोशिश की जा रही थी। बलूचिस्तान और गिलगित की बात कर रहा हूँ, खुंजराब से गवादर तक, क्योंकि एक जगह से CPEC शुरू होता है दूसरी तरफ से ख़त्म होता है। ऐसे तमाम मसखरे जो फ़िरका वारियत में बैठे हुए हैं, मैं उन्हें आलिम नहीं मानता, जो कौम को, उम्मत को तकसीम करना चाहते हैं, ऐसे लोग, ये तमाम वो तमाशबीन लोगों को एक किस्म का वो ढोल की थाप पे नचाने वाले, इन लोगों को, इनके चेक करो, इनके बैंक अकाउंट्स को,
इन लोगों को चेक करो कि इनके पीछे कौन सी कुव्वतें जो इन्हें फाइनेंस कर रही हैं, और ऐसे लोगों को फिल फॉर, ऐसे तमाम लोग जो फैसिलिटेट करते हैं सेक्टेरियन वायलेंस को, उन्हें आप बैन करें, उन्हें आप पाबंदी लगाएं, ऐसे लोगों को आप अरेस्ट करें। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि आप उम्मत को मज़ीद तकसीम करें।